हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को बताऊंगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, हमारी टॉपिक क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताने से पहले मैं आप लोग की इसकी हिस्ट्री बता देता हूं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनी क्यों थी और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसमें कंसिडरेशन क्या ली जाती है और इसमें कौन कौन सी जो क्वांटिटीज होती हैं इनवेरिएंट होती हैं। ये सब मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। तो देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन समझने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। फिर आपको अच्छे से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसे समझते हैं हम सबसे पहले। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तब हम कहेंगे जब कोई पार्टिकल अगर आपके पास है, जैसे आप ही हो अगर पार्टिकल, तो आप जो मोशन करोगे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, किसी वेलोसिटी से आप मोशन करोगे, मूव करोगे, तो वो जो वेलोसिटी होगा वो बहुत छोटा होगा स्पीड ऑफ लाइट से। तब जब कोई पार्टिकल इस वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब v वेरी वेरी लेस देन टू c, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम वेलोसिटी होगा। जैसे आप जनरल अगर मूव करेंगे तो कितना भी हम अपनी स्पीड बढ़ा लें, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होगी। जब इस तरीके का कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो हम कहेंगे कि उस पार्टिकल की जो हम स्टडी करेंगे वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में करेंगे। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या हो जाएगी, देखना। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता देता हूं, फिर दोनों को एक साथ समराइज करूंगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसे थोड़ा सा समझो क्या होता है। जैसे कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्विवेलेंट टू c अगर हो जाती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट से वो बड़ा हो जाता है, उस टाइम ऐसा कंडीशन अगर क्रिएट हो जाती है, किसी पार्टिकल ने ऐसा कंडीशन अगर क्रिएट कर दिया, तो उस टाइम जब उस पार्टिकल की स्टडी की जाएगी ना, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से की जाएगी। मतलब आइंस्टाइन द्वारा जो प्रतिपादित है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उससे उसकी स्टडी होगी, न कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। क्योंकि वेलोसिटी जो है इक्विवेलेंट टू c हो गई है या फिर उससे ज्यादा हो गई है। आप ऐसे समझो, जैसे रोबोट मूवी आपने देखा ना, रोबोट मूवी, जब सिंपल रजनीकांत जब मूव करेगा, रजनीकांत जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितना होगा, उसकी वेलोसिटी अगर कितना भी ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होगा ना। इसका मतलब रजनीकांत की जो स्टडी की जाएगी ना, इस रजनीकांत पार्टिकल की स्टडी की जाएगी, वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में की जाएगी। जैसे इस रजनीकांत को हम चिट्टी बना देते हैं ना, क्या बनाते हैं, चिट्टी बना देते हैं ना। अब ये चिट्टी क्या है, मूव करेगा ना जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी तो ऐसा होगा स्पीड ऑफ लाइट के लगभग इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट वो चलेगा ना, या फिर लाइट से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब चिट्टी मूव करेगा उस टाइम हम फिर इसकी जो चिट्टी की जो स्टडी करेंगे ना, वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नहीं करेंगे, फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में काम करेंगे। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब लगेगी, जब पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन टू स्पीड ऑफ लाइट हो। और जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब लगेगी, जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट हो, या फिर जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो ग्रेटर देन हो स्पीड ऑफ लाइट, देन वी कैन यूज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, अब मैं आपको ये बता देता हूं इसको बताने के पीछे कारण क्या है। इसे बताने के पीछे कारण ये है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है v वेरी वेरी लेस देन c, ऐसे पार्टिकल जब मिले थे ना, तो गैलीलियन इसी में काम किए थे। गैलीलियन साइंटिस्ट ने इसी थ्योरी पे काम किया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। क्योंकि गैलीलियन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाला था ना, वो ऐसे पार्टिकल के लिए निकाला था जिसकी जो स्पीड होती थी, जिस पार्टिकल की या फिर जिस इवेंट्स की स्पीड होती थी, वो जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हुआ करता था। क्योंकि उस टाइम स्पीड ऑफ लाइट कंसीडर नहीं किया गया था, उस टाइम गैलीलियन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाला था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि गैलीलियन जो साइंटिस्ट थे वो क्लासिकल साइंटिस्ट हुआ करते थे। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कैसे इसकी इक्वेशन निकलती हैं, ये अब आगे बताता हूं। चलिए, आई होप आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ गए होंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ गए होंगे, और ये समझ गए हैं। अगर ये आप समझ गए हैं तो निश्चित तौर पे आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को भली भांति समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस
Galilean transformations are used to transform the coordinates of a particle from one inertial frame to another is called Galilean transformation equation. क्या क्या बोला? इसका मतलब ये है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी वो दो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें कैसा लेना पड़ेगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा और उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर कोई इवेंट्स हैपनिंग हो रही है और अगर हम फ्रेम एस से उसे ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी कोऑर्डिनेट्स अलग होंगी, अगर हम एस डैश से उसे ऑब्जर्व करते हैं उसकी कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे। देखो फ्रेम एस से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी कोऑर्डिनेट्स उस इवेंट्स पी की कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई जेड, और किस टाइम पर हो रही है भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो टाइम टी भी हम कोऑर्डिनेट्स में इंक्लूड कर लेंगे। तो फ्रेम एस के रिस्पेक्ट पे जो मान लो मैं ट्रेन पे बैठा हूँ, ट्रेन पे एक बॉल उछाल दे रहा हूँ, तो बॉल उछालना मेरा क्या है? एक इवेंट है, इवेंट हैपनिंग होगी। तो वो जो बॉल उछाल रहे हैं तो फ्रेम एस डैश और फ्रेम एस के रिस्पेक्ट पे क्या है? यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर के रूप में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरा दोस्त मान लो खड़ा है, ठीक है। और वो दोनों हम क्या करेंगे? इस इवेंट्स को एक साथ देखेंगे, एक्स वाई जेड टी। ये जो मैं जब ऑब्जर्व करूंगा तो मेरी कोऑर्डिनेट्स होंगी उसी इवेंट्स की, और जब मेरा दोस्त यहाँ से ऑब्जर्व करेगा इस फ्रेम एस डैश से तो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश होगी। तो क्या कहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं, कहता है। और उसने जब इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर देता है, इस कोऑर्डिनेट्स को इसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है, इस कोऑर्डिनेट्स को इसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है, तब एक इक्वेशन बनती है। उसे गैलीलियन ने कहा दैट इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये अब हम समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि मान लो फ्रेम एस और एस डैश टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर दोनों क्या कर रहे थे? ओवरलैप कर रहे थे, मतलब उसकी वाई एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स थे, सॉरी एक्सिस थे, वो ओवरलैप हो रहे थे, मतलब कॉन्साइड कर रहे थे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरा दोस्त और मैं दोनों यहीं पे खड़े हैं। अब आफ्टर टाइम टी की बात कर लेता हूं, तो आफ्टर टाइम टी के बाद क्या हो जाएगा कि मैं कहूंगा कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से जो फ्रेम एस डैश है वो मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। तो अगर मूव करेगा तो टाइम t इक्वल टू 0 के बाद टाइम तो बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगी तो जो एस डैश है वो एस से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं ऑब्जर्वर के रूप में, यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है और पॉइंट पी पे कहीं पे एक इवेंट हैपनिंग हो रही है, एक घटना घटित हो रही है। उस घटना को हम दोनों एक साथ देखते हैं। ओ से मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड टी, और ओ डैश से मेरा दोस्त इसे ऑब्जर्व करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उसी इवेंट्स पी की एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। ठीक है, अब आगे चल लेता हूं और आपको बताता हूं कि ये जो एस डैश है कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी जब भी मैं बोल दूंगा ना, इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, और एस जो रेस्ट पे है तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो है ही। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की एक पहला कंसिडरेशन है कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना इनर्शियल ही लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो एक मैं घड़ी पहना हूं, ये भी घड़ी पहना है, दोनों जब टाइम t इक्वल टू 0 पर थे उस टाइम अपना घड़ी को हमने मिलाया तो सेम टाइम बता रहे थे। अब क्या हुआ कि इस इवेंट्स को हम दोनों एक साथ देखते हैं, तो जब हम फोन करके पूछते हैं तो हमारी घड़ी सेम टाइम बताएगी, ये टाइम t और t डैश क्या है इक्वल हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। इसे आगे बताऊंगा। आगे देख लेते हैं कि इस डायग्राम को बनाने के लिए गैलीलियन ने क्या क्या माना होगा। तो लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम्स। देखो मैंने कहा ना कि सबसे पहले हमें टू इनर्शियल फ्रेम की आवश्यकता पड़ेगी, नॉन इनर्शियल नहीं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश हमने लिया हुआ है, एस एंड एस डैश। एस इज एट रेस्ट, हमने क्या बोला कि एस क्या है? एट रेस्ट है, एंड एस डैश इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू एस। एस के रिस्पेक्ट पे क्या है? एस डैश कांस्टेंट वेलोसिटी v से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, उसी को लिखा है। लेट एन इवेंट इज हैपनिंग एट पॉइंट p, कहा ना पॉइंट p पे क्या हो रहा है? एक इवेंट हैपनिंग हो रही है, ओके। लेट एन इवेंट इज हैपनिंग एट पॉइंट p एट अ पर्टिकुलर टाइम, भाई एक निश्चित टाइम पर ही हैपनिंग होंगी। जैसे मैं ट्रेन पे बैठ के ऐसे करके बॉल ऊपर उछाला तो किसी टाइम पे ही ना उछाला होऊंगा मैं, तो क्या है? इक्विवेलेंटली एस मूव्स विथ वेलोसिटी माइनस v रिलेटिव टू एस डैश। अब देखना ध्यान से, रिलेटिव वेलोसिटी इसकी कैसे हो जाएगी? एस के रिस्पेक्ट पे एस डैश क्या कर रहा है? इधर मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। अब अगर मैं ये ट्रेन होता तो इस ट्रेन में अगर मैं बैठा रहता तो क्या होता? कभी कभी आप देखे हो कि ट्रेन में बैठे रहते हो, आपकी ट्रेन खड़ी रहती है
या फिर हाँ, आपकी ट्रेन खड़ी रहती है, सामने वाला ट्रेन मोशन में रहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन मोशन में है। लगता है कि नहीं लगता है? या ऐसा लगता है, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा। उसी तरीके से यस के रिस्पेक्ट में एस डैश जब आगे की तरफ बढ़ता है ना, तो यहाँ पे जो बैठा रहता है जो पैसेंजर, वो देखता है कि यस क्या कर रहा है, यस हम हमारे रिस्पेक्ट पे इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, वही वेलोसिटी होगी लेकिन नेगेटिव वी की तरह वो ऑब्जर्व होगा। ठीक है, एक्चुअल में मूव कर रहा है ए, लेकिन उस यहाँ पे जो पैसेंजर होगा उसे लगेगा कि एस डैश इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। अगर ऐसा उसे लगता है तो इसकी वेलोसिटी हम नेगेटिव वी ले लेंगे। उसी को यहाँ पे लिखा है, इक्विवेलेंटली एस मूव्स विद वेलोसिटी नेगेटिव वी रिलेटिव टू एस डैश। ओके, अब हम देखते हैं कि आगे इस डायग्राम की सहायता से हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे निकाल पाते हैं। अब देखिए, जो हमारी इवेंट्स पी पे जो हैपनिंग हो रही है, उसकी डिस्टेंस मेरे एस फ्रेम से कितना है, तो एक्स डायरेक्शन पे कितनी है, एक्स है, और एस डैश फ्रेम से उसी इवेंट्स की डिस्टेंस कितनी है, एक्स डैश है। ओके, अब ओ से ओ डैश तक पहुंचने में, ओ से ओ डैश तक पहुंचने में जो फ्रेम एस डैश है उसे इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ी है, तो ये डिस्टेंस कहां से आएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो ये हमारी डिस्टेंस निकल गई, यहां से यहां तक एस डैश को पहुंचने में इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी थी। ठीक है, अब इस तरीके से हम गैलीलियन ने क्या बोला था कि जो ये इवेंट्स थी उसकी फ्रेम एस के रिस्पेक्ट पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगी और इसी इवेंट्स की फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट जो कोऑर्डिनेट्स होंगी, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में उन्होंने रिलेशन फाइंड आउट किया था। उसी रिलेशन को हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं देखूं एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वी टी प्लस एक्स डैश नहीं हो जाएगी क्या, एक्स इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स डैश, क्योंकि इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इसके बराबर आ रहा है, आप देख पा रहे हो। या फिर एक्स डैश अगर निकालना चाहता हूं तो इसमें से इसे मुझे माइनस करना है, तो एक्स डैश इज इक्वल टू निकल जाएगी। देखो ये पूरा है, पूरा में से इतना मैं निकाल दूं तो इतना ही बचेगा ना, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी टी। तो एस डैश फ्रेम के लिए अगर मैं रिलेशन फाइंड आउट करूं तो मेरे पास ऐसा हो जाएगी, इसी डायग्राम से देखो, इसी डायग्राम से देखो, फ्रॉम फिगर 2 वी हैव एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। क्लियरली एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस वी टी कैसे हो गया, देखो एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो, एक्स माइनस वीटी, एक्स में से इतना मैं निकाल देता हूं, वीटी निकाल देता हूं, तो एक्स डैश ही बचेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे चल लेता हूं और देखता हूं कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वीटी हो गई। वाई डैश इज इक्वल टू वाई अब क्यों लिखा, अब यही समझने वाली बात है। देखो वाई डैश इज इक्वल टू वाई इसलिए लिखा कि जो हमारी फ्रेम एस डैश है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, न कि वाई न कि जेड। वाई और जेड में इसकी जो मोशन है वो है ही नहीं, मतलब ये वाई और जेड पे मोशन कर ही नहीं रहा है, इसलिए वाई और वाई डैश की जो कोऑर्डिनेट्स होंगी वो सेम होंगी, जेड और जेड डैश जो कोऑर्डिनेट्स होंगी वो सेम होंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स कहाँ बदल रहे हैं, ओ डैश यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे हो जाएगा, कुछ टाइम के यहाँ बाद हो जाएगा, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स बदल रहा है और टाइम बदल रही है। बात समझ में आ रही है, सॉरी टाइम नहीं बदल रही है, मतलब पर्टिकुलर टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट्स बदल जा रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट्स बदल जा रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक इवेंट्स हुई, इधर कहीं पे जो इवेंट्स होती तो उसकी टाइम अलग होती, लेकिन उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पर इन दोनों फ्रेम से जो देखा जाता तो टाइम सेम आती। जैसे यहाँ पे एक इवेंट्स हुई, जैसे मैंने बॉल ऊपर उछाला, अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो भी इसे देखा उसी टाइम में, ये भी उसी टाइम में देखा। मान लो 10 बजे हैं, सुबह के 10 बजे हैं मान लो, तो उस टाइम उन दोनों ने देखा तो टाइम थोड़ी बदली। फिर यहाँ पे मान लो 11:30 बजे हैं, 11:30 बजे कोई इवेंट्स होती है तो दोनों एक साथ देखेंगे, 11:30 बजे सेम आएंगी, मतलब टाइम सेम रहेंगी, और उस अलग अलग टाइम पे क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी आ गई, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू टी। यही बात समझने योग्य है भाई, कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उन्होंने कहा कि फ्रेम एस में अगर मेरी घड़ी और फ्रेम एस डैश में मेरे दोस्त की घड़ी जो एक साथ टाइम टी इक्वल टू 0 पे जब हम ओवरलैप थे, उस टाइम अपने घड़ी को हमने मिलाया मान लो, और हमारी घड़ी सेम टाइम बता रही थी। अब जो मेरा फ्रेंड है उसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मोशन कर रहा है, कहता है तो मोशन कर रहा है, और किसी टाइम टी पर कोई इवेंट्स हैपनिंग हो रही है जिसे हम एक साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं फ्रेम एस से जो एट रेस्ट है वहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मेरा फ्रेंड फ्रेम एस डैश से जो मेरे रिस्पेक्ट पे, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट पे कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो भी उसी टाइम पर उस इवेंट्स को देखता है। तो कहता है कि
गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि जो मैं टाइम बताऊंगा ना उस इवेंट्स की होने की, वही टाइम सेम मेरा दोस्त भी बताएगा, क्योंकि गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम कतई नहीं बदलती, चेंज नहीं होती है, इसलिए टी डेज इज इक्वल टू टी हो जाएगी। अब देखना ध्यान से, एंड गैलिलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स। अब भी मैंने कहा ना कि एस डैश के रिस्पेक्ट में यस क्या होती है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव भी से जाएगी, नेगेटिव भी रखूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। इस और जहां जहां एक्स प्राइम है वहां वहां पे मैं एक्स रख दूंगा, तो यहाँ पे एक्स प्राइम था तो मैं यहाँ पे क्या रख दिया एक्स, और यहाँ पे एक्स था तो एक्स डैश प्लस वी, और यहाँ पे टी था तो टी प्राइम रख दिया, क्योंकि टी इज इक्वल टू टी है, सॉरी टी प्राइम इज इक्वल टू टी है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, और वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश, और टी इज इक्वल टू टी डैश। ये हो जाएगी आपकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये है गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहाँ पे फेल हो गई थी? अब गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हम देख लेते हैं कि इनवेरिएंट कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है। तो पहला हम देख लेते हैं कि टाइम को ही। तो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है कि अगर फ्रेम एस में जो टाइम होगी, फ्रेम एस के ऑब्जर्वर के लिए जो किसी इवेंट्स की हैपनिंग होने की जो टाइम होगी, वही सेम टाइम जो होगी फ्रेम एस डैश के ऑब्जर्वर के लिए भी उस इवेंट्स की हैपनिंग होने की टाइम इक्वल आएगी। उन्होंने कहा इसका मतलब जो टाइम होती है गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होती है। ओके, दूसरा बात क्या बोला, वो कहता है कि फ्रेम एस और एस डैश अगर है आपके पास, फ्रेम एस और एस डैश है, एस है और एस डैश है, और यहाँ पे मान लो कोई रॉड है, उसकी लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेम एस पे जो ऑब्जर्वर है और फ्रेम एस डैश पे जो ऑब्जर्वर है, एक साथ इसे देखेंगे तो वो दोनों पाएंगे कि 5 सेंटीमीटर ही है, 5 सेंटीमीटर ही है। इसका मतलब जो लेंथ जो होती है वो भी इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है, जो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। इसका मतलब फ्रेम एस डैश और एस से अगर एक साथ हम इस रॉड को देखते हैं तो उसकी लेंथ पे कोई चेंजेस नहीं आती है, ऐसा कहता है। तो लेंथ भी क्या है? इनवेरिएंट क्वांटिटीज है। तीसरा बात देख लेते हैं, तीसरा हम देख लेते हैं कि तीसरा बात हम देख लेते हैं कि मान लो फ्रेम एस पे जो मैं खड़ा हूं, यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो v लेस देन c से अगर मूव कर रहा है, तब तक तो हम दोनों जब देखेंगे तो वो जो पार्टिकल होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम हमारे द्वारा ऑब्जर्व होगी। लेकिन अगर v ग्रेटर देन c या फिर v इक्विवेलेंट टू c अगर हो जाता है, v इक्विवेलेंट टू c हो जाता है, उस टाइम हमें दिक्कत हो जाएगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो इनवेरिएंट नहीं है। गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेलोसिटी है वो इनवेरिएंट नहीं है। इसका मतलब वेलोसिटी वाले टर्म आने वाले जितने भी क्वांटिटीज होंगे इनवेरिएंट होंगी। मतलब हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम होगी, ठीक है, इस प्रकार से एंगुलर मोमेंटम होगी, इस तरीके से जितने में एनर्जी होगी, ये सब जो क्वांटिटीज होगी वो इनवेरिएंट नहीं होंगी फिर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, और यही उसकी ड्रॉबैक्स हो जाएगी गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए यहाँ पे फेल हो जाता है। इसका मतलब ये वेलोसिटी में नॉन इनवेरिएंट हो जाती है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी चेंज होने से फ्रेम एस में जो ऑब्जर्वर है, फ्रेम एस डैश में जो ऑब्जर्वर है, वो किसी इवेंट्स की या फिर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट फिर मेजर करने लग जाते हैं, और यहाँ पे गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाती है। नहीं तो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन थी, क्योंकि ये फ्रेम एस के रिस्पेक्ट पे जो किसी इवेंट्स की कोऑर्डिनेट्स होती हैं और फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में उसी इवेंट्स की जो कोऑर्डिनेट्स होती हैं, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन फाइंड आउट करती हैं, और उन्हें हम गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं, जिसे मैंने निकाल के आपको बता दिया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ड्रॉप करके पूछ सकते हैं, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई समझ में नहीं आता तो वहाँ भी पूछ सकते हो। लेक्चर नंबर 3 पे हम मिलते हैं आगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।